नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्वेल्थ आर्ट्स। ट्वेल्थ आर्ट्स जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। ट्वेल्थ आर्ट्स का जी ये जो है वो फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है ना, फंडामेंटल्स ऑफ जियोग्राफी, मानव भूगोल के सिद्धांत की जो बुक है, उसमें कितने क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए। पहला चैप्टर है कि ह्यूमन जियोग्राफी क्या होता है, ये डिसिप्लिन है क्या चीज़। मतलब जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है ना, वो चीज़ इसके अंदर दी हुई है। सिंपली यहाँ से देखना किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। आप लोग ध्यान रखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। व्हाट इज़ द प्राइमरी कंसर्न ऑफ जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन। मतलब भूगोल का एक अनुशासन के रूप में मुख्य रूप से किससे संबंधित है, भूगोल जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है टू स्टडी लॉज ऑफ फिजिक्स। क्या फिजिक्स के लॉ पढ़ने के लिए ज्योग्राफी का एक डिसिप्लिन है। टू अंडरस्टैंड द अर्थ एज द होम ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ये जो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी को मानव जाति का घर समझ करके इसके बारे में स्टडी करना ही ज्योग्राफी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा। हु डिफाइंड ह्यूमन ज्योग्राफी एज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड अर्थ सरफेस। ये चैप्टर के परिभाषा से सेक्शन से यहाँ से क्वेश्चन आया है कि किसने डिफाइन किया है ह्यूमन ज्योग्राफी को मानव समाजों और पृथ्वी की सतह के बीच सिंथेसाइज अध्ययन, जो समग्र अध्ययन है। यानी कि सिंथेटिक स्टडी की बात की गई है यहाँ पर। किसकी बात की गई है, सिंथेटिक स्टडी की बात की गई है। और वो बात किसने की है, वो बात की है यहाँ पर रेट जेल ने बात की है। और रेट जेल की डेफिनेशन आप जरूर जा करके देखिए, वहाँ पर सिंथेटिक स्टडी की बात की गई है। किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड अर्थ सरफेस। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की। व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर माउथ ऑफ ए रिवर। माउथ ऑफ अ रिवर यानी कि नदी का जो मुख है उसके लिए क्या टर्म यूज़ किया जाता है, तो हम सबको पता है माउथ ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। रिवर माउथ जिसे हम कहते हैं, जैसे गंगा रिवर माउथ है, मिसिसिपी रिवर माउथ है, जहाँ पर डेल्टा बनता है, ठीक है। तो माउथ ऑफ अ रिवर के लिए टर्म जो यूज़ किया जाता है उसे हम कहेंगे माउथ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर है। व्हाट डज द टर्म व्हाट डज द टर्म आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन, आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेशन की जो धमनियाँ हैं, संचलन की जो धमनियाँ हैं, रेफर्स टू इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन क्या है, सिंपली ध्यान रखिएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी में आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन है रोड, रेल एंड वाटरवेज। ये क्या कहलाती है, आर्टरीज कहलाती है सर्कुलेशन के लिए। इनके थ्रू सामान को इधर से उधर ले जाया जाता है, लोगों को इधर से उधर ले जाया जाता है, ठीक है। आर्टरीज होती है, जैसे शरीर के अंदर आर्टरीज होती है ना जो ब्लड सप्लाई का काम करती है, इसी तरह रोड, रेल, वाटरवेज ये आर्टरीज का काम करती है, ठीक है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन क्या है, रोड, रेल एंड वाटरवेज, दीज आर दी आर्टरीज इन ह्यूमन ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। व्हाट इज़ द की फीचर ऑफ एलन चर्चिल सैम्पल्स डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। एलन चर्चिल सैम्पल ने जो ज्योग्राफी की डेफिनेशन दी है उसमें ये कहा गया है कि अनरेस्टिंग मैन, अनरेस्टिंग ये अर्थ है, और ये हमेशा जो रिलेशन बनाते हैं उनमें चेंज, उसकी वजह से अलग चेंजेस होते हैं। इसकी बात की, मतलब यहाँ पर सिर्फ बात किसकी की है, चेंजेस की बात की गई है। किसकी बात की गई है, चेंजेस की बात की गई है, ठीक है। तो जो की फीचर है एलन चर्चिल सैंपल का वो यहाँ पर बताना आप लोगों को। यहाँ पर बात की उन्होंने
डायनामिज्म की, डायनामिज्म इन दी रिलेशनशिप। हर वक्त हर चीज़, ह्यूमन देख लो चाहे अर्थ देख लो, और ह्यूमन और अर्थ के इंटरेक्शन के कारण जो होने वाले चेंजेस हैं, नए चेंजेस होते हैं, वो देख लो, सब के सब में क्या है, डायनामिज्म है। तो यहाँ पर जो रिलेशन की बात की गई वो कौन सा है, कौन सा की फीचर है, डायनामिज्म इन दी रिलेशनशिप, यानी कि संबंध में गतिशीलता की बात की गई है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल एनवायरमेंट एलिमेंट। दो तरह के एलिमेंट दिए हुए हैं आपकी बुक में, फिजिकल एंड मानव निर्मित, ठीक है, या मैन मेड जिसे हम कह देते हैं, मैन मेड, ठीक है। तो ऐसे फीचर आपको, इसमें से ऐसा फीचर आपको बताना है जो फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं है, मतलब एनवायरमेंटल एलिमेंट नहीं है, मतलब वो किससे बनाया हुआ है, उसे ह्यूमन ने बनाया है। तो चलिए, स्थलाकृतियाँ नेचुरली क्रिएटेड होती है, क्लाइमेट नेचुरली क्रिएटेड होता है, नेचुरल वेजिटेशन नेचुरली क्रिएटेड होता है, बट सड़कें जो होती है वो इंसान बनाता है। तो ये फिजिकल फीचर नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 7वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डज ह्यूमन ज्योग्राफी प्राइमरली स्टडी। ह्यूमन ज्योग्राफी का जो मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है, ह्यूमन ज्योग्राफी मुख्य रूप से किस चीज़ का अध्ययन करता है, क्या वो सोशल डिफरेंसेस इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में सामाजिक जो भिन्नताएं हैं उनके बारे में स्टडी करता है, या वो फिजिकल एंड ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में स्टडी करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, भौतिक और मानव संसारों के बीच का जो संबंध देखता है वही ह्यूमन ज्योग्राफी का कार्य है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 8th नंबर का क्वेश्चन, विच जर्मन कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब्स एज ए स्टेट एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनकी स्टेट को लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में कौन सा सिद्धांत देखता है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन जो है वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। राज्य का जो ऑर्गेनिक थ्योरी है, जैविक सिद्धांत है, वो क्या देखता है, एक स्टेट को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह देखता है। ये जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, फ्रेडरिक रेटजेल ने दिया था। ध्यान रखना, फ्रेडरिक रेटजेल जर्मन ज्योग्राफर थे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्गेनिक थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वॉट डज द ईडियोग्राफिक अप्रोच इन ज्योग्राफी एम्फेसाइजेस। मतलब ज्योग्राफी में जो ईडियोग्राफिक अप्रोच है वो किस जोर पर, किस बात पर जोर देती है, ठीक है। तो वो जोर देती है, ध्यान रखना, रीजनल स्टडीज़ पर देती है, या जनरल लॉज पर देती है, या थ्योरेटिकल एनालिसिस पर देती है, या मैथमेटिकल मॉडल्स पर देती है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ईडियोग्राफिक अप्रोच की। तो ध्यान रखना, ईडियोग्राफिक जो अप्रोच होती है वो थ्योरेटिकल एनालिसिस पर बल देती है। किस पर बल देती है, थ्योरेटिकल एनालिसिस पर बल देती है। किस पर बल देती है, थ्योरेटिकल एनालिसिस पर। बात करें यहाँ पर जनरल लॉज की, तो जनरल लॉज पर जो अप्रोच बल देती है वो देती है नोमोथेटिक अप्रोच। कौन सी अप्रोच, नोमोथेटिक अप्रोच, ओके। नोमोथेटिक अप्रोच जनरल लॉज पर देता है बल, यानी कि ये नियम बनाने की बात करता है ये अप्रोच, और ईडियोग्राफिक अप्रोच थ्योरेटिकल एनालिसिस की बात करता है, ठीक है। ईडियोग्राफिक अप्रोच किसकी बात करता है, थ्योरेटिकल एनालिसिस की बात करता है, एनालिसिस की बात करता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर रीजनल स्टडीज़ की बात ये कर सकता है, ठीक है, लेकिन जनरल लॉज की बात नहीं करेगा, मैथमेटिकल मॉडल्स की यहाँ पर ये बात नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, एनालिसिस की बात करेगा लेकिन थ्योरीज़ बनाने की बात नहीं करेगा। थ्योरीज़ बनाने की बात कौन करेगा, नोमोथेटिक अप्रोच करेगा, ठीक है। तो रीजनल स्टडीज़ और थ्योरेटिकल एनालिसिस यानी कि विश्लेषण की बात कौन कर सकता है, ईडियोग्राफिक अप्रोच में की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द फोकस ऑफ पॉल विडाल डिला ब्लास डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन पॉल विडाल डिला ब्लास ने भी दी थी। तो मेन फोकस जो था पॉल विडाल डिला ब्लास की डेफिनेशन में वो किस पर था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इंटर रिलेशंस बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमंस, क्या इसके बीच में फोकस था, क्या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस था,
रीजनल डाइवर्सिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस था, या फिजिकल लॉज ऑफ द अर्थ पर ज़्यादा फोकस था? तो ध्यान रखिएगा, जो पॉल विडाल डी लाप्लास की मानव भूगोल की परिभाषा थी उसमें पृथ्वी और मनुष्य के बीच अंतर संबंध पर ज़्यादा जोर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट डज ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन एम्फेसाइज? ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन किस पर ज़्यादा जोर देती है? ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन किस चीज़ पर ज़्यादा जोर देती है? तो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन रीजनल एंड सिस्टमेटिक अप्रोच पर सबसे ज़्यादा जोर देती है। आपको याद हो तो डुअलिज्म डुअलिज्म एक टाइम पर ज्योग्राफी में डुअलिज्म बहुत ज़्यादा चला था, जिसमें ज्योग्राफी को रीजनल अप्रोच से और सिस्टमेटिक अप्रोच से पढ़ा जाने लगा था। ठीक है, तो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन किस पर एम्फेसाइज करता है? रीजनल एंड सिस्टमेटिक अप्रोच पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, एक मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कंसर्न ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी? यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? फिजिकल ज्योग्राफी की बात की जा रही है। मतलब भौतिक भूगोल का मुख्य विषय क्या है? तो स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़। क्या फिजिकल ज्योग्राफी का प्राइमरी कंसर्न ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में स्टडी करना? नहीं, स्टडी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल एनवायरनमेंट की स्टडी करना ही फिजिकल ज्योग्राफी का प्राइमरी कंसर्न होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना, ह्यूमन सोसाइटीज़ के बारे में ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी करती है, इकोनॉमिक डिफरेंसेस के बारे में स्टडी करना ह्यूमन ज्योग्राफी का काम है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करना ह्यूमन ज्योग्राफी का काम है, लेकिन फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करना केवल बी यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी का प्राइमरी कंसर्न है। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन है आपके लोगों के सामने यहाँ पर, व्हाट डज ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन फेनोमेना? मानव भूगोल मानव घटनाओं के संदर्भ में क्या अध्ययन करता है? ठीक है, तो उन घटनाओं का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वे घटनाएं कैसे होती है, इन सब के बारे में मानव भूगोल अध्ययन करता है। ध्यान रखना, घटनाओं का स्थानिक वितरण और घटनाओं के पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में स्टडी करने का काम ह्यूमन ज्योग्राफी का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 का ए। 14 की बात करते हैं हम यहाँ पर, व्हाट इज़ द की डिबेट इन ज्योग्राफी रिगार्डिंग इट्स अप्रोच? भूगोल में जो अप्रोच होती है, मतलब जो उपागम होते हैं, यहाँ पर दृष्टिकोण नहीं, यहाँ पर उपागम की बात हो रही है। भूगोल में जो उपागम चलते हैं उनको लेकर मुख्य बहस क्या होती है? ठीक है, वेदर टू स्टडी रीजनली और सिस्टमेटिकली, यही सबसे बड़ी बहस है कि भाई आप ज्योग्राफी को रीजनल अप्रोच से पढ़ोगे या सिस्टमेटिक अप्रोच से पढ़ोगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सिस्टमेटिक अप्रोच में ज्योग्राफी की स्टडी कैसे की जाती है और रीजनल ज्योग्राफी में स्टडी कैसे की जाती है रीजनल अप्रोच के थ्रू। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 14वें का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलिए। What term is often used for neck of an isthmus? isthmus आप लोगों ने पढ़ा होगा, जल डमरू मध्य, स्थल डमरू मध्य की बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक ही टर्म यूज किया जाएगा। आप लोगों को याद हो तो पनामा स्थल डमरू मध्य, पनामा स्थमस की बात हमने यहाँ पर की, आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत बार पनामा स्थमस के बारे में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन क्रिएटेड एलिमेंट्स इन जियोग्राफी? यानी कि ह्यूमन ने इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एलिमेंट बनाया है? क्या ह्यूमन ने नदियाँ बनाई हैं? नहीं। क्या ह्यूमन ने फॉरेस्ट बनाए हैं? नहीं। क्या ह्यूमन ने क्लाइमेट बनाई है? नहीं। तो ह्यूमन ने क्या बनाया है? तो ह्यूमन ने सिटीज़ एंड रोड्स बनाई है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, विच कॉन्सेप्ट सजेस्ट दैट नेचर एंड ह्यूमंस आर
इंसेपरेबल। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिससे हमें ये पता चलता है, या जो ये सलाह देता है, ये सुझाव देता है कि प्रकृति और मनुष्य अविभाज्य है, प्रकृति और मनुष्य अविभाज्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हॉलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच की वजह से ही हमें ये पता चलता है कि प्रकृति और मनुष्य अविभाज्य है। जो कोई टाइम पहले ज्योग्राफी में डुअलिज्म आया था, यानी कि ज्योग्राफी को आप रीजनली पढ़िए या सिस्टमेटिकली पढ़िए, ठीक है। यानी कि हम ये उस टाइम पर तो चल सकता है, अभी भी चल रहा है कुछ हद तक, लेकिन हम प्रकृति और मनुष्य को विभाजित नहीं कर सकते। मनुष्य का अस्तित्व प्रकृति के बिना नहीं है, ठीक है। हालांकि कुछ हद तक प्रकृति का अस्तित्व मनुष्य के बिना हो सकता है, लेकिन मनुष्य का अस्तित्व प्रकृति के बिना नहीं हो सकता। इसलिए हॉलिस्टिक अप्रोच, सॉरी, इसलिए हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं हम, ठीक है। प्रकृति और मनुष्य अविभाज्य। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं हम यहाँ पर। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटाफर डिस्क्राइबिंग फिजिकल फेनोमेना इन जियोग्राफी? यानी कि भूगोल में भौतिक घटनाओं का वर्णन करने वाले रूपक का एक उदाहरण क्या है? तूफान की आंख, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमने पढ़ा है बहुत बार आई ऑफ स्टॉर्म, आई ऑफ दिस स्टॉर्म, तूफान की आंख। क्या हमने रिवर का हाथ देखा है? नहीं, रिवर का हमने हाथ नहीं देखा। रिवर का हमने क्या देखा है? मुख की यहाँ पर हम बात करते हैं। पहाड़ की टांग की बात करते हैं? नहीं। फुट की बात करते हैं, फुट ऑफ द माउंटेन, या फुट हिल की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना फुट हिल। लेग की बात नहीं करते हैं, ठीक है। हार्ट ऑफ द प्लेटू, क्या हम पठार के हृदय की बात करते हैं? ये भी नहीं करते। तो हम बात करते हैं तूफान की आंख की। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात 19 की बात करते हैं हम। व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द अर्थ अकॉर्डिंग टू एलन चर्चिल सैंपल? एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार मनुष्यों और पृथ्वी के बीच का संबंध का स्वभाव क्या है, नेचर क्या है? तो हमने पढ़ा था कि मनुष्य और पृथ्वी के बीच के संबंध का जो स्वभाव है वो गतिशील है, डायनामिक है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ब्रांच ऑफ जियोग्राफी फोकसेस ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड फिजिकल एनवायरनमेंट? मतलब ज्योग्राफी की कौन सी ब्रांच है जो ह्यूमन एंड फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच इंटरेक्शन की बात करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन ज्योग्राफी ही फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमंस के बीच इंटरेक्शन की बात करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से फर्स्ट चैप्टर है ना, ये समझ बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर। व्हाट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, 20 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट? मतलब मनुष्यों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया होती है, इस अंतरक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अंतःक्रिया तो होती है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कौन सी चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से ह्यूमन और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच इंटरेक्शन इजी हो जाता है? तो ध्यान रखने का कि टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाली जो उपकरण और तकनीक होते हैं, इनकी वजह से हम प्रकृति के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन समय में ह्यूमन और नेचर का इंटरेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा लो था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमने टूल्स एंड टेक्निक्स यानी कि तकनीकी का जैसे जैसे हमने विकास किया, तो यहाँ पर ह्यूमन एंड नेचर का इंटरेक्शन लेवल बढ़ गया है। तो ध्यान रखिएगा, मनुष्यों और उनके भौतिक पर्यावरण की क्रिया की सबसे जो महत्वपूर्ण जो है वो तकनीक या उपकरण है। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की हम यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर दे रखा है कि व्हाट डज टेक्नोलॉजी इंडिकेट अबाउट ए सोसाइटी? किसी भी समाज में प्रौद्योगिकी उस समाज के बारे में क्या दिखाती है? उस समाज के बारे में क्या दिखाती है? तो ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होगी कल्चरल डेवलपमेंट उतना ही एडवांस होगा। तो ध्यान रखना, प्रौद्योगिकी समाज के बारे में क्या दिखाती है कि इसका सांस्कृतिक विकास
बहुत ज़्यादा हो गया। अगर टेक्नोलॉजी कम है तो सांस्कृतिक विकास कम होगा, और टेक्नोलॉजी ज़्यादा है तो सांस्कृतिक विकास ज़्यादा हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से हम संस्कृति को एक एरिया से दूसरे एरिया में स्प्रेड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर 23rd नंबर का क्वेश्चन, 23 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट कॉन्सेप्ट हेल्प्ड ह्यूमंस डिस्कवर फायर। ह्यूमंस ने फायर डिस्कवर किया। यहाँ पर ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, आपके ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में ये दे रखा है, 12th क्लास की ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में, कि किसके कौन से कॉन्सेप्ट की मदद से हमने फायर की डिस्कवर की। ठीक है, तो ध्यान रखने का, लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स की वजह से हमने बनाए वायुयान। कौन बनाए? वायुयान बनाए। एंड फ्रिक्शन एंड हीट की स्टडी या इसका जो लॉ है उसके बारे में जानकारी के कारण हमने आग जलाना सीखा। फ्रिक्शन और ऊष्मा का जो लॉ है इसके बारे में डिस्कवर करके हमने फायर को डिस्कवर किया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कोई भी तकनीकी अगर मनुष्य बनाता है तो उससे पहले उस तकनीकी से रिलेटेड जो नेचुरल लॉज हैं, प्राकृतिक नियमों को समझने के बाद ही मनुष्य कुछ चीज़ का इन्वेंशन कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जब हमने फायर डिस्कवर की तो हमने प्रकृति के कौन से नियम को समझा? फ्रिक्शन एंड हीट के नियम को यहाँ पर समझा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा, हाँ, 24 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए, विच टर्म रेफर्स टू द बिलीफ दैट नेचुरल फोर्सेस डिक्टेट ह्यूमन लाइफ। मतलब यहाँ पर चार कॉन्सेप्ट्स के नाम दिए गए हैं यहाँ पर, या चार टर्म दिए गए हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने। इसमें से कौन सी टर्म ये बताती है कि प्राकृतिक शक्तियों के मानव जीवन को नियंत्रित करने में विश्वास होता है। मतलब प्रकृति यहाँ पर क्या करती है? डोमिनेट करती है। प्रकृति मनुष्य को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो कौन सा वर्ड है यहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये टर्म ऐसा है जिससे ये हम कह सकते हैं, इस टर्म के अकॉर्डिंग प्रकृति मानव जीवन को नियंत्रित करती है। प्रकृति मानव जीवन को नियंत्रित करता है। मतलब यहाँ पर सबसे पावरफुल कौन बताया गया है? प्रकृति को बताया गया। ठीक है, पर्यावरणीय नियतिवाद। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसे समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं हम यहाँ पर। व्हाट इज़ द टर्म फॉर सोसाइटीज़ लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। मतलब ऐसी सोसाइटीज़ के बारे में हम कौन सा टर्म यूज़ करेंगे जो नेचर के साथ सामंजस्य बना करके रहते हैं। मतलब नेचर को ना ही तो ख़त्म करते हैं और ना ही अपना कुछ करते हैं। मतलब वहाँ पर नेचर को ही सब कुछ माना जाता है। तो ध्यान रखना, प्रिमिटिव जो सोसाइटीज़ थी, मतलब आदिम जो समाज था, वो नेचर के साथ सामंजस्य स्थापित करके रहता था। ठीक है, वो हर चीज़ के लिए प्रकृति को धन्यवाद देता था, प्रकृति के प्रकोप से डरता था। ठीक है, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा करके ही अपना कार्य करता था। ठीक है, तो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ या आदिम जो समाज होता था वो प्रकृति के साथ सामंजस्य रहता था। ठीक है, लेकिन हम प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं? प्रकृति को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसे ख़राब कर रहे हैं। हम उसके साथ हार्मनी से नहीं रह रहे, सामंजस्य से हम नहीं रह रहे, हम डोमिनेट करते हुए जा रहे हैं, हम अपनी मर्जी से प्रकृति को बदलते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो आदिम समाज ही प्रकृति के साथ सामंजस्य से रहता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं हम यहाँ पर। व्हाट इज रेफर टू एज मदर नेचर इन प्रिमिटिव सोसाइटीज। यानी कि आदिम समाजों में मदर नेचर किसे कहा जाता था? तो ऑब्वियस सी बात है, आदिम समाजों में जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता था उसे ही मदर नेचर कहा जाता था। ठीक है, कल्चरल ट्रेडिशंस को नहीं कहते थे, ह्यूमन क्रिएशंस को नहीं कहते थे, और टेक्नोलॉजिकल जो टूल्स होते थे उन्हें मदर ऑफ नेचर नहीं कहते थे, मदर नेचर नहीं कहते थे। मदर नेचर कहते थे फिजिकल एनवायरनमेंट को। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की यहाँ पर बात करते हैं। 27वां नंबर का क्वेश्चन जो है उसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, व्हाट डेवलपमेंट अलाउज ह्यूमंस टू मूव फ्रॉम नेसेसिटी टू फ्रीडम। यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन सा डेवलपमेंट या कौन सा विकास मनुष्यों को आवश्यकता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में सक्षम बनाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं आप लोगों को
किस तरह का डेवलपमेंट जो है वो मनुष्य को आवश्यकता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ाता है। ठीक है, तो सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट जो है वो मनुष्य को आवश्यकता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट किसकी वजह से होगा? तकनीकी की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? तकनीकी की वजह से होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो हो गया सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, जिसकी वजह से ह्यूमंस नेसेसिटी टू फ्रीडम की ओर मूव करते हैं। ओके, आवश्यकता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं हम। 28 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्प्रिंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन नेचर? प्रकृति पर मानव गतिविधियों के प्रभाव को क्या कहा जाता है? प्रकृति पर मानव गतिविधियों का जो प्रभाव होता है उन्हें हम सांस्कृतिक परिदृश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्चरल लैंडस्केप कहते हैं। हमने गतिविधि करके एक घर बनाया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? सांस्कृतिक परिदृश्य हो गया, एक कल्चरल लैंडस्केप हो गया जो मनुष्य ने बनाया। तो ध्यान रखिएगा, वो इम्प्रिंट जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से नेचर पर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कल्चरल लैंडस्केप। ध्यान रखिएगा, लैंडस्केप दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक और सांस्कृतिक, यानी कि नेचुरल लैंडस्केप एंड कल्चरल लैंडस्केप। ऐसे लैंडस्केप जो नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से बनते हैं उन्हें हम नेचुरल लैंडस्केप कहेंगे, और ऐसे लैंडस्केप जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बनते हैं उन्हें हम कल्चरल लैंडस्केप कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की यहाँ पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक है, व्हाट डज पॉसिबिलिज्म एम्फेसाइजेस? मतलब संभाव्यवाद जो है, पॉसिबिलिज्म जो है वो किस पर जोर देता है? तो प्रकृति पर मानव निर्भरता, प्रकृति पर मानव निर्भरता नहीं, ये तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात हो गई कि मानव जो है वो प्रकृति पर निर्भर रहता है, तो ये नहीं होगा। ह्यूमन एबिलिटी टू क्रिएट पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पर ये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि ह्यूमन की जो क्षमता है वो क्या है कि वो संभावनाएं उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो संभावनाएं उत्पन्न करने की मानव क्षमता, ये संभाव्यवाद जो कॉन्सेप्ट है वो इस चीज़ पर ज़्यादा जोर देता है। ठीक है, मतलब प्रकृति को अपने अनुसार मॉडिफाई करने की बात करता है, पॉसिबिलिटीज़ की बात करता है। ठीक है, ह्यूमन क्षमता के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की यहाँ पर बात करते हैं। 30, ठीक है, 30 यानी कि जो नेक्स्ट 10 है वो उसकी बात करते हैं। व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन इम्प्रिंट्स ऑन नेचर? ह्यूमन इम्प्रिंट्स मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ जो लैंडस्केप है उनमें आपको यहाँ पर ढूंढना है कि कौन सा। क्या ह्यूमंस ने फॉरेस्ट एंड रिवर्स बनाए हैं? नहीं। क्या ह्यूमंस ने माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज बनाए हैं? नहीं। क्या ह्यूमंस ने डेजर्ट एंड ओशंस बनाए हैं? नहीं। ह्यूमंस ने जो बनाए हैं वो बनाए हैं अर्बन स्प्राउल्स एंड पोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की यहाँ पर बात करते हैं, या फिर मैं बात करूँ 31 की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। ठीक है, व्हाट डज टेक्नोलॉजी डू इन ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन? मतलब ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन में टेक्नोलॉजी का क्या है, यानी कि टेक्नोलॉजी ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन में क्या कार्य करती है? तो स्ट्रेंथन्स एनवायरमेंटल कंट्रोल, पर्यावरण नियंत्रण को मजबूत करती है, या पर्यावरण की जो बाधाएं होया करती थी उनको लूज करती है? तो ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी जो है वो इंसानों के ऊपर लगी हुई एनवायरमेंटल पर्यावरणीय बाधाओं को क्या करती है? कम करती है, और मनुष्य डेवलपमेंट करता है, विकास करता है। मतलब मनुष्य जीवन पर या मनुष्य की लाइफ पर जिस तरह से प्रकृति ने बाधाएं स्थापित कर रखी थी, उन बाधाओं को लूज करने का कार्य कौन करता है? टेक्नोलॉजी करती है। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होंगी, जो नेचर के कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, बाधाएं जो है वो उतनी ही ज़्यादा लूज होती चली जाएगी। मतलब मानव प्रकृति की चंगुल से उतना ही ज़्यादा आज़ाद होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की यहाँ पर बात करते हैं। What concept was followed during primitive times due to low technology? तो हमें पता है कि प्राचीन समय में
लो टेक्नोलॉजी के कारण ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन बहुत कम हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। तो जब लो टेक्नोलॉजी थी तो उस टाइम पर प्रिमिटिव सोसाइटी थी, तो उसके लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की स्थिति में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या था? लो था। इसकी वजह से ह्यूमन एंड नेचर का इंटरेक्शन लेवल बहुत कम था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की यहाँ पर बात करते हैं, 33 की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। विच लॉ हेल्प्स इन डेवलपिंग फास्टर प्लेन्स? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एरोडायनामिक्स का जो नेचुरल लॉ है उसने हमें मदद की क्या बनाने में? फास्टर प्लेन्स डेवलप करने में हमारी मदद की। वायु एरोडायनामिक्स का जो लॉ है, लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स, इसको हमने पहले समझा। प्रकृति में बहुत सारे लॉ हैं जिनको हमें समझ करके टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स को हमने समझा और हमने क्या बना दी? प्लेन्स बना दी, एयर प्लेन्स बना दी हमने, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपके चैप्टर में दे रखा है ये सब कुछ। पॉसिबल जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो सारे क्वेश्चंस में ही आप लोगों को यहाँ पर करवा दूंगा। तो 14 नंबर का यहाँ पर आंसर देखते हैं, या फिर मैं कहूँ 34 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर देखते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज? प्राकृतिक नियमों को समझने का परिणाम क्या होता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राकृतिक जो नियम होते हैं उनको समझने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि जितने भी हमारे रोग हैं उन पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रोथ में जो बाधाएं हुआ करती थी उनको हम हटा सकते हैं। एनवायरनमेंट पर हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो सकती है। हम जो मिथक हैं उनको हटा सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम रोगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक नियमों को समझने के बाद हम झूठ का निर्माण नहीं करेंगे, हम साइंस की वजह से सच दिखाएंगे। हम विकास में बाधाएं नहीं लाएंगे, हमारी विकास में जो बाधाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। पर्यावरण पर निर्भरता हमारी खत्म हो जाएगी। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? गलत है। और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं, या 35 की हम यहाँ पर बात करते हैं। व्हाट वाज द स्टेट ऑफ ह्यूमंस ड्यूरिंग अर्ली इंटरेक्शन विद नेचर? यानी कि प्रारंभिक समय में जब प्रकृति के साथ इंटरेक्शन करता था ह्यूमन, तो उस समय उसकी स्थिति क्या थी? मानव की स्थिति क्या थी प्रारंभिक समय में? तो ध्यान रखिएगा, ह्यूमन जो था वो कैसा था? नेचुरलाइज्ड था। सब कुछ प्रकृति पर निर्भर था। ह्यूमन अपने आप को प्रकृति का ही एक अंग मानता था। प्रकृति पर विजय करने की वो सोच भी नहीं सकता था। प्रकृति के साथ घुल मिल करके रहता था। तो ऐसे मानव को हम क्या कहते हैं? नेचुरलाइज्ड ह्यूमन कहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की यहाँ पर हम बात करते हैं। What is a characteristic of primitive human society? आदिम मानव समाज की विशेषता क्या है? हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट? नहीं। वर्शिप ऑफ नेचर? ऑब्वियस सी बात है, प्राचीन समय में मानव प्रकृति की पूजा करता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डज कल्चरल लैंडस्केप इंक्लूड? मतलब सांस्कृतिक परिदृश्य में इनमें से कौन सा शामिल किया जा सकता है? क्या नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ सांस्कृतिक परिदृश्य है? नहीं। पोर्ट्स, फील्ड्स एंड सैटेलाइट्स, दीज आर दी कल्चरल लैंडस्केप। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी? मतलब कुशल प्रौद्योगिकी के विकास में क्या मददगार रहा? कौन सी चीज़ है यहाँ पर जिसने कुशल प्रौद्योगिकी डेवलप करने में हमारी हेल्प की है? तो यहाँ पर देखिए, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। जो प्रोग्रेस हुई थी उसकी वजह से हमने कुशल प्रौद्योगिकी को डेवलप किया, और फिर जो भी बाधाएं थी प्रकृति की उनको हमने लूज़ कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकृति की शक्तियों की पूजा करके हमने कुशल प्रौद्योगिकी डेवलप नहीं की कि भाई साहब इस महाराज की पूजा करो, इसकी महाराज की पूजा करो हम, और यहाँ पर
कुशल प्रौद्योगिकी डेवलप करेंगे, या फिर आदिम उपकरणों पर निर्भरता जो थी उसकी वजह से भी हम कुशल प्रौद्योगिकी डेवलप नहीं कर सकते थे, या संसाधनों की कमी की वजह से हम प्रौद्योगिकी डेवलप नहीं कर सकते थे, संसाधनों की प्रचुरता की वजह से हम प्रौद्योगिकी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सोशल एंड कल्चरल प्रोग्रेस की वजह से हमने कुशल प्रौद्योगिकी का विकास किया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 की यहाँ पर बात करते हैं। 39, विच टाइप ऑफ सोसाइटी इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचुरल फोर्सेज। तो प्रिमिटिव सोसाइटी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज बदल गई है। क्वेश्चन नंबर 40 की यहाँ पर बात करते हैं। 40 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। व्हाट डज द टर्म स्टेट ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की स्थिति, सिग्निफाई इन ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब मानव विकास में स्वतंत्रता की स्थिति क्या दर्शाती है। स्वतंत्रता की स्थिति क्या दर्शाती है? क्या प्रकृति पर निर्भरता में कमी आ गई? हमारी जो प्रकृति में निर्भरता थी क्या वो कमी आ गई? क्या प्रकृति के साथ हमने पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर लिया? क्या धार्मिक विश्वासों में हमारी वृद्धि हो गई है, या तकनीकी उन्नति में कमी आ गई है? ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्टेट ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि प्रकृति पर हमारी जो निर्भरता है वो क्या हो गई? कम हो गई। प्रकृति पर जो हम निर्भर हुआ करते थे वो हमारी निर्भरता कम हो गई है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीज आर दी सिंपलेस्ट क्वेश्चंस इन द फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम 41 नंबर के क्वेश्चन की। 41 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने कौन सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था दैट रिफ्लेक्ट्स अ मिडिल पाथ बिटवीन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। मतलब एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच का जो मध्यम मार्ग था वो ग्रिफिथ टेलर ने इंट्रोड्यूस किया था। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम ध्यान रखना, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं। पर्यावरणीय नियतिवाद, जो ना ही तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की अवधारणा को आगे बढ़ाता है और ना ही पॉसिबिलिज्म की अवधारणा को आगे बढ़ाता है, ये मध्य मार्ग निकालते हैं। ठीक है, मिडिल पाथ जिसे हम कहते हैं। तो कौन किसने निकाला? ग्रिफिथ टेलर ने, जिसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरणीय नियतिवाद, या जिसे हम कह सकते हैं रुको और जाओ नियतिवाद। रुको और जाओ नियतिवाद हम इसे कह सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो 41 का आंसर बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 की बात करते हैं। व्हाट एनालॉजी इज यूज टू एक्सप्लेन नियो डिटर्मिनिज्म। नव नियतिवाद को समझाने के लिए हम कौन सी उपमा का उपयोग करते हैं? तो ध्यान रखना, प्रकृति को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। प्रकृति को क्या बताया है? ट्रैफिक पुलिस बताया है, यानी कि ट्रैफिक लाइट्स यहाँ पर लगी हुई है प्रकृति में। रेड लाइट है, येलो लाइट है, ग्रीन लाइट है, कि प्रकृति हमें समय समय पर इंडिकेट करती रहती है कि आप जो वर्क कर रहे हैं वो इस तरीके से आगे चल करके इम्पैक्ट करेगा। तो ध्यान रखना, नवनियतिवाद को समझाने के लिए किस तरह की उपमा का यूज किया गया है? ट्रैफिक लाइट्स का यूज किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन की। वॉट डज द रेड लाइट सिम्बलाइज इन न्यू डिटर्मिनिज्म। मतलब जो लाल बत्ती है वो नवनियतिवाद में किस चीज़ का प्रतीक है? क्या वो फ्रीडम का प्रतीक है, या वो स्टॉप करती है और प्रकृति को प्रकृति के जो नियम है उनके पालन करने की बात करती है? तो ऑब्वियस सी बात है, रेड लाइट जब भी हमें रोड पर दिखती है तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि रुक जाओ, हमें ट्रैफिक नियमों की पालना करनी पड़ेगी। अगर हम ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करेंगे तो आगे चल करके हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है या हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो वही चीज़ हम यहाँ कह सकते हैं कि नियो डिटर्मिनिज्म में जो रेड लाइट है वो हमें ये कहती है कि आप जिस जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा रुकिए और हमारी जो प्रकृति है उसके नियमों का पालन करिए और आगे विकास करिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन की। व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म एम टू नलीफाई। नवनियतिवाद किसे शून्य करने का प्रयास करता है? मतलब कौन सी चीज़ है जिसे नवनियतिवाद शून्य करने की बात करता है? तो ध्यान रखना, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म को ये शून्य करने की बात करता है और एक नई वहाँ पर अवधारणा की बात करता है। तो ध्यान रखना, आइदर और जो डिकोटमी थी नवनियतिवाद और संभाव्यवाद, उसको नलीफाई करने की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की।
आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज नियो डिटर्मिनिज्म सजेस्ट अबाउट ह्यूमन इंटरेक्शन विद नेचर। नवनियतिवाद प्रकृति के साथ मानव अंतर्क्रिया के बारे में क्या सुझाव देता है। मनुष्य स्वतंत्र रूप से प्रकृति का दोहन कर सकता है? नहीं, ये पॉसिबिलिज्म की बात की गई है। मनुष्य प्रकृति का पालन करके इसे जीत सकता है, मतलब ह्यूमंस कैन कॉन्क्वेयर नेचर बाय ओबेइंग इट, ऑब्वियस सी बात है। मतलब प्रकृति के जो नियम होते हैं उनका पालन करके मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, प्रकृति का मानव जीवन में भूमिका होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। प्रकृति पर सब कुछ नियंत्रित, प्रकृति सब कुछ नियंत्रित करती है? नहीं, सब कुछ नियंत्रित नहीं करती है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 45 हो चुके हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं, विच फेनोमेनन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अनरेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब कौन सी घटना है अनियमित मानव गतिविधियों का परिणाम नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो अनियमित मानव गतिविधियों का ही परिणाम है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन हो रहा है वो अनियमित मानव गतिविधियों का ही परिणाम है, तो ये भी नहीं होगा। सोलर फ्लेज जो हैं उनमें मानव का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और वहीं हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, तो ग्लोबल वार्मिंग भी मानव गतिविधियों का, अनियमित गतिविधियों का परिणाम है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमें ये पूछाया गया है कि अनियमित मानव गतिविधियों का परिणाम नहीं है, तो सोलर फ्लेज मानव की अनियमित गतिविधियों का परिणाम नहीं है, ये सूर्य से आती है, इन पर मानव का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। पर्यावरण के अनुकूलन और संशोधन की प्रक्रिया कब शुरू हुई। यहाँ पर आप लोगों को यह आंसर पूछा गया है कि पर्यावरण के अनुकूलन और संशोधन की प्रक्रिया कब शुरू हुई। तो ध्यान रखना, अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जैसे ही मानव प्रजाति ने प्रकटीकरण किया या मानव प्रजाति जैसे ही प्रकटी हुई, तो अडेप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट वहाँ पर शुरू हो चुका था। धीरे 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 मनुष्य ने अपने अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को ढालना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो पर्यावरण के अनुकूलन और संशोधन की प्रक्रिया कब शुरू हुई, मानव के प्रकट होने से, ठीक है। ये तीनों गलत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 48 की, यहाँ पर बात करते हैं 48, व्हाट वर द अर्ली स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी मेनली बेस्ड ऑन। मतलब मानव भूगोल के प्रारंभिक चरण मुख्यतः किस पर आधारित थे। मानव भूगोल का जो प्रारंभिक चरण था वो किस पर आधारित था। क्या मानव भूगोल का प्रारंभिक चरण पूंजीवाद पर आधारित था? नहीं। क्या मानव भूगोल का प्रारंभिक चरण सोशल इनइक्वालिटी पर आधारित था? नहीं। क्या मानव भूगोल का प्रारंभिक चरण टेक्नोलॉजिकल एडवांस पर आधारित था? नहीं। तो मानव भूगोल का जो प्रारंभिक चरण था वो था इंटरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बींग्स। केवल मानव भूगोल का उद्देश्य यह था कि इंटरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बींग्स कैसे होता है, ठीक है। तो प्रारंभिक चरण में हम यही देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर हम बात करते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। विच स्कूल ऑफ थॉट इज एसोसिएटेड विद मार्क्सियन थ्योरी। ये फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, आप लोगों के ध्यान रखिएगा कि कौन सा विचारधारा मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पर कौन सी विचारधारा है जो मार्क्सवादी थ्योरी से रिलेटेड है। वेलफेयर स्कूल ना, कल्याणवादी विचारधारा मार्क्सवादी से संबंधित नहीं है। रेडिकल स्कूल क्या ये, या बिहेवियरल स्कूल क्या ये, क्या डिटर्मिनिज्म स्कूल क्या ये, इनमें से कौन सी विचारधारा मार्क्सियन थ्योरी से एसोसिएटेड है। तो ध्यान रखना, रेडिकलाइजेशन जो है, रेडिकल स्कूल जो है यानी कि कट्टरपंथी जो विचारधारा है वो मार्क्सियन थ्योरी से एसोसिएटेड है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो की यहाँ पर हम बात करते हैं। इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं, देखो यहाँ पर ये जो डॉट है ना, आप लोगों को ये दिख रहा है, ये देखिए डॉट यहाँ पर ही आया है बीच में, यहाँ पर ही आया है अभी तक, मतलब आधे क्वेश्चन और बाकी हैं, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। तो यहाँ पर 50 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वर एक्सप्लोरर्स एंड ट्रैवलर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इन अर्ली टाइम्स। यानी कि प्रारंभिक समय में अन्वेषकों और यात्रियों के लिए क्या जिम्मेदार थे। क्या स्प्रेडिंग मिथ्स, मिथकों का प्रचार करना इनकी जिम्मेदारी थी।
क्या जानकारी का प्रसार करना इनकी जिम्मेदारी थी? तो ऑब्वियस सी बात है, इनका काम क्या था? डिसमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब जानकारी का प्रसार करना, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल, व्हाट वर एक्सप्लोरर्स एंड ट्रेवलर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इन अर्ली टाइम्स? क्या होता था? कोई ट्रैवलर कहीं से आया है अपने गांव में, तो यहाँ पर यहाँ के लोगों को ये यहाँ के बारे में बताता था, तो यहाँ की जो इन जानकारी थी वो यहाँ तक आ जाती थी, ठीक है। मतलब जानकारी का प्रसार करना ही इनका काम था, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनकी वजह से जानकारी का प्रसार होता था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है जो यूट्यूब चैनल का नाम है, सक्सेस अलार्म। ओके, सक्सेस अलार्म ही यूट्यूब चैनल का नाम है और सक्सेस अलार्म ही टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहाँ पर आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर कह दीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।